u इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स। फिर करेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि पावर में एक्स वाली टर्म आ रही है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log sin x की होल पावर cos x। ये हो गया, ठीक है। अब log की क्या प्रॉपर्टी होती है कि log के आगे कोई भी फंक्शन लिखा हो वो पावर में हो तो पावर अंत में आ जाती है। तो log u इज इक्वल टू cos x into log sin x। cos x into log sin x, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 अपॉन u du by dx। cos x और log sin x, अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन हो गए तो इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले cos x एज इट इज छोड़ दीजिए इनटू dy dx ऑफ log sin x, ठीक है, प्लस log sin x इनटू dy dx ऑफ cos x। ये हो गया। तो 1 अपॉन u du by dx is equal to cos x as it is और d by dx of log sin x। तो log का डिफरेंशियल क्या होता है कि log के आगे जो भी टर्म लिखी है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। ये हो जाएगा 1 अपॉन sin x और फिर फर्दर sin x को डिफरेंशिएट करूंगा तो sin x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x। पहली चीज तो ये हो गई, प्लस log sin x मल्टीप्लाई बाई cos x का डिफरेंशियल करेंगे ये हो जाएगा माइनस sin x। तो du by dx क्या हो गया, ये जो u था यहाँ डिनोमिनेटर में ये इधर आ जाएगा u मल्टीप्लाई बाई cos x अपॉन sin x। ये क्या हो जाएगा cot x। मैं इसको लिखूंगा cot x cos x माइनस sin x log sin x। और फिर u की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ, u की वैल्यू क्या है sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x और ब्रैकेट में cot x cos x माइनस sin x log sin x। बताइए जितना क्लियर हो गया du by dx की वैल्यू। यस सर। उसके बाद लेकर चलेंगे v। v क्या है, v है cos x की पावर sin x, cos x की पावर sin x। अब log ले लीजिए, टेकिंग log तो ये हो गया log v इज इक्वल टू log cos x की पावर sin x। अब sin x फ्रंट में आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है। ये हो गया log v इज इक्वल टू sin x log cos x, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का क्या हो जाएगा 1 अपॉन v d by dx dv by dx और इधर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल sin x एज इट इज और d by dx ऑफ log cos x प्लस log cos x as it is into
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब dv by dx is equal to b को उधर ले जाओ b और यहाँ बचेगा sin x d by dx of log cos x। तो log की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आगे टर्म लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। तो 1 upon cos x हो गया into minus sin. हाँ ये हो जाएगा माइनस sin x। cos x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस log cos x as it is और d by dx of sin x। sin x का डिफरेंशियल क्या हो गया cos x इज इक्वल टू b की वैल्यू डालिए cos x की पावर sin x। cos x की पावर sin x और यहाँ sin x अपॉन cos x हो गया tan x और माइनस साइन है तो माइनस tan x इंटू sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाई log cos x। ठीक है पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। these values in इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दो फिर तो du by dx की ये वैल्यू आ गई और dv by dx की ये वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 में डालिए तो dy by dx हो गया दोनों को ऐड कर दो बस sin x की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाई cot x cos x माइनस sin x log sin x प्लस dv by dx की वैल्यू डालिए cos x की पावर sin x मल्टीप्लाई बाई हाँ बोलो cos x log cos x। बताइए जी क्लियर है फाइनल आंसर ये है इसका। तो बस इतना ही होगा। हाँ बस यही है और बताइए और क्या करना है। ओके ठीक है सर। ठीक है या कुछ और आ रहा है आंसर बताओ। नहीं सर सर। यही आएगा। यही है ठीक है। इसके बाद ईशान क्या बता रहे हो मिसलेनियस का कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13। यस सर 13 और 6। 13 और 6 ठीक है अभी बता रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 6। सर एक जो पेज नंबर 186 पे एग्जांपल 44 का थर्ड पार्ट है ना। पेज नंबर 186 पर एग्जांपल नंबर 44 का थर्ड पार्ट। हाँ सर आपने एक्सप्लेन करा था पर मेरे को इसमें समझ नहीं आया वो लॉग कहाँ से आया। अच्छा तो आसान देखो पेज नंबर 186 एग्जांपल नंबर 44 का थर्ड पार्ट। यहाँ ये होता है प्रॉपर्टी होती है लॉग की। एक प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी लिखो पहले क्वेश्चन तो बाद में देखूंगा मैं। प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस ए और बी। अगर ऐसे लिखा होता है तो इसको हम बोलते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। ये बोलते हैं लॉग बेस ए और बी इसको हम बोलते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए। सिमिलरली यहाँ मुझे क्या दे रखा है y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको मैं y मान लेता हूँ जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो y इज इक्वल टू log बेस 7 log बेस 7 और ऊपर दे रखा है log x। तो ये हो जाएगा अब ये मेरे लिए ये वाला तो हो गया log x को हो गया b और ये हो गया a। तो इसको मैं लिखूंगा log ऑफ log x अपॉन log ऑफ 7। सर ये log ऑफ log x क्यों लिखा। log ये तो बता रहा हूँ देखो ये क्या है ये ऊपर b हो गया और ये नीचे बेस है a। तो ये क्या हो गया log b अपॉन log a। तो log ऑफ log x अपॉन log 7। अच्छा ठीक है सर। ठीक है अब यहाँ पर log ऑफ log x तो log का log और आगे x यानी कि वेरिएबल लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ log 7। तो log 7 तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म का अगर मैं log लूं तो वो कांस्टेंट ही आएगा।
तो अब ये y की वैल्यू आ गई, तो अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएट both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। ये क्या हो जाएगा, dy by dx, dy by dx इस तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में log 7 है, तो log 7 का मतलब ये कांस्टेंट है। मैं ऐसे कहूंगा कि 1 अपॉन log 7 तो कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट टर्म किसी भी दूसरे वेरिएबल वाले टर्म से मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है तो वो एज इट इज रहती है, और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 7 तो एज इट इज, और dy by dx ऑफ log x, तो 1 अपॉन log 7 एज इट इज। जब पहले वाले लॉग को, कितने फंक्शन है यहाँ पर, 3 फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन ये, एक लॉगरिथमिक फंक्शन ये, और एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो पहले इस लॉग का करेंगे, तो ये लॉग क्या करेगा, इस log x को डिनोमिनेटर में ले आए, 1 अपॉन log x, ये हो जाएगा। फिर फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d by dx ऑफ log x, और फिर ये जो x है इस x को डिफरेंशिएट करेंगे, d by dx ऑफ x। ये चेन रूल यही तो होता है। हालांकि हम बार बार स्टेप बाय स्टेप लिखकर दिखा नहीं रहे हैं, अब मैं इस क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ क्योंकि 2 बार लॉग दे रखा है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो पहले इस लॉग का डिफरेंशियल करा तो लॉग के आगे जो भी टर्म होती है उसको डिफरेंशियल, उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब लॉग का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आगे जो भी लिखा है वो डिनोमिनेटर में आता है। फिर dy by dx ऑफ log x करें, 1 अपॉन log 7 log x, और dy by dx ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, dy by dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई log 7 मल्टीप्लाइड बाई log x। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। सर एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 भी बता देना। इसका हाँ मिसलेनियस सर, का 15th वाला। मिसलेनियस का 15 पूछ रहे हैं ना? हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। पहले मिसलेनियस का मैं 6th क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत याद है तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में वो उसमें 6 में करना है। इन्होंने बोला है कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है इस पूरे फंक्शन को, तो जो जिसको भी डिफरेंशिएट करना होता है उसको y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस साइन x, अंडर रूट में दे रखा है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन x और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन x और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन x। हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि ये कॉट इनवर्स है ना, तो यहाँ पर तो ये अंदर वाला टर्म है, ये सॉल्व करके कॉट के बराबर आ जाए ताकि मैं उसको फिर आसानी से कॉट इनवर्स से कॉट को काट सकूं। तो आप ये देखिए ये sin x है, sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin x by 2 cos x by 2,
sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। सिमिलरली तो ये 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x by 2 plus sin स्क्वायर x by 2। तो cos स्क्वायर x by 2 plus sin स्क्वायर x by 2 plus sin x की जगह 2 sin x by 2 cos x by 2 जब ये लिखेंगे तो वो cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमने कहा कि 1 plus sin x 1 plus sin x क्या हो जाएगा? 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x by 2 plus sin स्क्वायर x by 2 और प्लस sin x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin x by 2 cos x by 2। बताइए समझ में आ गया इतना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, a sir. स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या हो जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो 1 प्लस sin x की जगह तो मैं cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर सीधा सीधा लिख दूंगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ भी और यहाँ। ऐसे ही अगर 1 माइनस sin x की बात करें तो 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 और माइनस sin x क्या हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो ये हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में 1 प्लस sin x की जगह लिखेंगे cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस sin x की जगह लिखेंगे cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। और मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा कि y इज इक्वल टू है cot इनवर्स और बड़ा ब्रैकेट लगाकर मैं सीधा लिख रहा हूँ। देखिए क्या करना है, अगर अंडर रूट के अंदर है ना 1 प्लस sin x, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस sin x है तो इसका मतलब क्या है 1 प्लस sin x की वैल्यू आ रही है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस sin x क्या आ जाएगा? सिंपली cos x by 2 प्लस sin x by 2। ठीक है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ cos x by 2 प्लस sin x by 2। अंडर रूट 1 प्लस sin x की जगह मैं सीधा लिख रहा हूँ cos x by 2 प्लस sin x by 2। ये मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, बीच में है प्लस का साइन, 1 Cos माइनस x by sin 2 x को minus sin x by 2. हाँ मैं लिख रहा हूँ cos x by 2 माइनस sin x by 2। निशान क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ही डिनोमिनेटर में cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस दूसरा ब्रैकेट cos x by 2 माइनस sin x by 2। ये हो गया। y इज इक्वल टू cot इनवर्स ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो cos x by 2 प्लस cos x by 2 ये हो जाएगा 2 cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस sin x by 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे यहाँ cos x by 2 माइनस cos x by 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और sin x by 2 माइनस माइनस प्लस sin x by 2 sin x by 2 ये हो जाएगा 2 sin x by 2। इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos अपॉन sin क्या हो गया cot। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई cot इनवर्स cot x by 2। cot इनवर्स से cot कैंसिल, y की वैल्यू आ गई x by 2। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx क्या हो जाएगा? बिकॉज 1/2 इज अ कांस्टेंट, 1/2 तो कांस्टेंट अलग हो गया, dy by dx ऑफ x कितना होगा 1 1/2 into 1 तो आंसर आ गया 1/2। सर सर जैसे y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स वाला जो सेकंड लास्ट स्टेप था x/2 से पहले, क्या हम वहां से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको? कहां से दोबारा बताइए? यहां से? नहीं सर, वो जो ऊपर है y इज इक्वल्स टू x/2, ये वाले स्टेप से, यस ऊपर वाले। तो y इज इक्वल टू x by 2 को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/2 जाएगा।
नहीं नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ जैसे अगर हमने x/2 को डिफरेंशिएट किया, अगर हम इस स्टेप पे ना आके कॉट इनवर्स से डिफरेंशिएट करते तो ऊपर वाला जिससे स्टेप है उसी के ऊपर वाला। अच्छा यहाँ से, यस हाँ सर। यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से कर सकते थे, पर वही है कि लंबा पड़ेगा, मतलब आंसर सेम आएगा, गलत नहीं होगा। सर पता नहीं पर मेरा उससे आ नहीं रहा, वैसे तो लंबा है लेकिन एक बार बता देंगे कैसे करना है। अच्छा चलिए ठीक है, देखता हूँ। जैसे कॉट इनवर्स है ना, तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है? लंबा पड़ेगा ये। कॉट इनवर्स, प्रोडक्ट रूल वगैरह सब होगा इसमें, फिर चेन कॉट रूल भी इनवर्स एक्स लगेगा। है ना, इसका मान लीजिए हमने डी बाई डी एक्स करा, तो ये हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं यही कर दूं इसको, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, अगर हम कॉट इनवर्स वाला फंडा लगाएं तो हमारे पास तीन तरीके के फंक्शंस आ रहे हैं, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट का हो जाएगा -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू। सर ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। देख लेते हैं एक बार करके, कॉट का क्या होता है डिफरेंशियल बताओ? सर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ठीक है। और x बाई टू, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1/2, वन बाई टू, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया cos x स्क्वायर x बाई टू। 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस cos स्क्वायर x बाई टू cos x स्क्वायर x बाई टू होता है, इससे ये कट गया और ये 1/2 कहाँ लंबा पड़ा हो तो गया, बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन बताओ, ईशान क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, ये एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड हो गया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, कॉट इनवर्स से कॉट काट के सीधा x बाई टू को करो, ठीक है। चलिए 6 के बाद आप लोगों ने कौन सा बताया था? 13th। यस सर। 13 और 15। 13th देखते हैं, 13th और फिर 15th, पहले 13th देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन है, ये पूछ रहे हैं dy बाई dx निकालना है और दे रखा है y इज इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ जी, एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसको। आप क्या करो, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा मान लो, implies that थीटा क्या हो जाएगा फिर cos इनवर्स x। ये चीज समझ में आ गई? अगर x cos थीटा तो थीटा क्या होगा? cos इनवर्स x। Yes, sir. क्या, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो y इज इक्वल टू हो गया sin इनवर्स cos थीटा, y इज इक्वल टू sin इनवर्स cos थीटा हो गया, ठीक है, प्लस sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला देखा था हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरह से अगर मैं बोलूं sin इनवर्स cos थीटा प्लस cos इनवर्स cos थीटा, तो ये भी तो पाई बाई 2 पे इक्वल होगा, यस सर। x से रहना चाहिए। तो यहां से sin इनवर्स cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos थीटा।
ये आ जाएगी साइन इनवर्स cos थीटा की वैल्यू डालिए यहाँ पर y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स cos थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है sin थीटा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 cos इनवर्स cos थीटा कितना हो जाएगा थीटा sin इनवर्स sin थीटा कितना हो जाएगा थीटा प्लस थीटा से माइनस थीटा कट गया y इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 2 अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 dy by dx आ गया 0 यही आ रहा है आंसर यस सर समझ में आ गया यस सर अच्छा अगर यहाँ पर देखिए जो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला करा है अगर यहाँ पर जो मेरी y की वैल्यू है उसमें अगर मान लीजिए कहीं पर थीटा आता ना तो थीटा को मैं cos इनवर्स x सब्स्टिट्यूट करता पहले यहाँ पर फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करता है ना और cos इनवर्स x का डिफरेंशियल मेरे को मालूम नहीं है क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर तो वो मैं यहाँ पर लिखता पर चलिए इत्तेफाक से माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल आउट हो गए तो कांस्टेंट टर्म पाई बाई 2 बचा तो डिफरेंशियल कितना हो गया उसका समझ गए यस सर यस सर। ठीक है अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 चलिए 15 में देखते हैं 15 में क्या है ये दे रखा है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर ये गिवन है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर तो प्रूव करना है मेरे को प्रूव दैट ये दे रखा है टू प्रूव to prove 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3 by 2 की पावर 3 by 2 अपॉन d स्क्वायर by dx स्क्वायर ये is a constant independent of अच्छा है चलिए ये कोई कांस्टेंट आएगा जब मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये कोई कांस्टेंट आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है इसमें ए और बी नहीं आएगा मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई होना चाहिए था यहाँ पर क्योंकि ए और बी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है चलो ठीक है देखते हैं तो प्रूव करना है इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है ना मेरे को मुझे उसको डिफरेंशिएट कर देना है तो देखिएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला देखो d by dx of x minus a का होल स्क्वायर प्लस d by dx of y minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d by dx of c स्क्वायर ठीक है अब सबसे पहले तो पावर फंक्शन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो x की पावर 2 क्या होता है 2x तो ये हो जाएगा 2 into
x माइनस ए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एज पर चेन रूल, अगला फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन ये वाला, ये हो जाएगा x माइनस ए, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए प्लस, जब डी बाई डी एक्स करूंगा y माइनस बी के होल स्क्वायर का, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी। दिखाई दे रहा है यहाँ पर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल, ये तो सीधा सीधा जीरो होता है, ये हो गया। तो 2 इंटू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए, ऐसा लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल होगा 1 और ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बी का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और इज इक्वल टू 0। ये आ गया। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ बीच में इसको, देखो अब ये वाला हो जाएगा 2x माइनस ए, 2x माइनस 2a, 2 इंटू एक्स और 2 इंटू ए, 2x माइनस 2a मल्टीप्लाई बाई 2y माइनस 2b और प्लस 2y माइनस 2b इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करिए, इस पूरे टर्म को उस तरफ ले लो, तो 2y माइनस 2b, 2y माइनस 2b इंटू dy बाई dx is equal to minus of 2x minus 2a. So dy by dx is equal to minus of 2x minus 2a upon 2y minus 2b। ये हो गया। तो dy by dx की वैल्यू आ गई माइनस, सॉरी 2 कॉमन ले लिया, ये बचेगा x माइनस ए, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लिया, ये बचेगा y माइनस बी, जेको कर गया। तो dy by dx आ गया हमारे पास माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, dy by dx तो इतना हो गया। उसके बाद मुझे डबल डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है तो एक तरह से -1 मान लीजिए, -1 को तो अलग रखो, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, इसमें आप लगा दीजिए क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर यानी कि y माइनस बी एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर x माइनस ए माइनस x माइनस ए न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि y माइनस बी, और इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए, तो x का डिफरेंशियल 1, a का डिफरेंशियल 0 माइनस x माइनस ए, y का डिफरेंशियल ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस b का डिफरेंशियल 0 अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हो गया y माइनस बी और ये हो गया
माइनस x माइनस ए इंटू dy बाई डी एक्स अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. आ गया। Yes, Yes, sir. sir. ये है। अब इसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूँ इधर। अब क्या है कि मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ब्रैकेट में y माइनस बी माइनस x माइनस ए इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से डालिए कि माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर तो है ही। अब क्या करिए, ये माइनस वाला टर्म है, ये माइनस वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y माइनस बी एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का स्क्वायर। बता दो कोई ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं मार दिया? समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो है ना, ये मेरे पास अब बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 इंटू वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। सर ये y माइनस बी का और x माइनस ए का कैसे वो होल स्क्वायर हो गया x माइनस ए का, क्योंकि वो तो ऐड हो जाएंगे ना दोनों x माइनस ए ऊपर वाले। नहीं ऐड नहीं हो रहे बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। माइनस एक्स अच्छा माइनस ए और माइनस एक्स माइनस ए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस का x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा अब सर, वो आपने मुझे y ऐड माइनस लग रहा बी था। एलसीएम लिया तो y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, y ठीक है माइनस सर, बी ठीक इंटू है। वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गए? यस सर। ठीक है जी, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया मेरे पास और डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया। अब देखते हैं जी क्या करना है। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इस तरफ आ रहा हूं, अब देखिएगा यहां पर मैं एक काम करने वाला हूं कि जैसे मेरे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर ये c स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा c स्क्वायर d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख दूंगा -1 तो बाहर है ही, यहाँ मैं लिख दूंगा c स्क्वायर और अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। इसको बोलिए इक्वेशन 2, इसको मत बोलो, ठीक है? तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गया मेरे पास। नाउ हम न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 में dy बाई डी एक्स मुझे दे रखा था माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस डी। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग कर दिया, ये हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जैसे जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना हो गया। ये करने के बाद आप क्या करिए, अब ये करने के बाद में, ठीक है,
अब आप क्या करिए, अब आप, मेरे को चाहिए था 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, हाँ 1 भी चाहिए था, तो ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो गया ठीक। नेक्स्ट मैं यहाँ आ रहा हूँ, बीच में कर रहा हूँ उसको, फिर आप क्या करो, राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लो, ये हो गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, तो y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर, ये हो गया अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। नाउ y माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर, ये c स्क्वायर के इक्वल है, तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया। नाउ टेकिंग पावर 3/2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर 3/2 कर दो, तो 1 प्लस dy बाई dx के होल स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू, देखो c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर, भाई ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और पूरी पावर क्या कर दी मैंने 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये टर्म मेरे पास आ गई c क्यूब अपॉन y माइनस b का होल क्यूब, therefore 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, जब ये करेंगे तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो इतना आ रहा है, देखिए इसको c क्यूब अपॉन y माइनस b का क्यूब, और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ये इतना आ रहा था -1 मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब, y माइनस b का होल क्यूब और y माइनस b का होल क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हो जाएगा मेरे पास c क्यूब अपॉन c स्क्वायर विद अ माइनस साइन, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस c आ गया, which is Independent from A a and B. constant, which is a constant independent of A and B. Constant आ गया C and it is independent of A and B. यही चीज प्रूव करनी थी, hence proved। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? सर मेरे को ये 2 स्टेप बता दीजिए। कौन से, लास्ट वाले या ये? नहीं ऊपर वाले जो टॉप पे 2 या हैं, ये? इसके, हाँ यही दोनों। ये वाला? हाँ आप ये देखिएगा कि 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर था, ये यहाँ से आया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया तो y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर, और जो क्वेश्चन पे दे रखा है ना x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू c स्क्वायर दे रखी है, तो y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर की जगह मैंने c स्क्वायर लिख दिया,
फिर मैंने कहा टेकिंग पावर 3/2 ऑन बोथ साइड्स, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करना है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो दोनों तरफ पावर 3/2 ले लो। उसमें क्या होगा, ये सी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में y - b का होल स्क्वायर है, तो मतलब ऊपर की होल स्क्वायर नीचे की होल स्क्वायर, तो टोटल का होल स्क्वायर हो गया, c/y - b का होल स्क्वायर हो गया। हाँ सर। ठीक है, और पावर करोगे 3/2, तो जब पावर की पावर होती है तो वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा c/y - b की होल पावर 3, तो c³ y - b का होल 3, ये आ गया। ठीक है, फिर इस टर्म को मुझे d² y/dx² से ही तो डिवाइड करना है, और d² y/dx² ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, इससे इसको डिवाइड कर दिया बस। हाँ सर ठीक। तो हमारे पास कोई भी x वाली टर्म, y वाली टर्म, a या b कुछ भी नहीं है, केवल एक कांस्टेंट बचा है -c, तो ये प्रूव हो गया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. और बताइए, मिसलेनियस में और कोई डाउट हो तो बताओ। सर जो 14th क्वेश्चन है हाँ उसमें मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके डेरिवेटिव कर सकता हूँ ना? हाँ, 14th क्वेश्चन में x × √1 + y है, उसको y वाले को उधर ले जाओ तो इज इक्वल टू -y × √1 + x हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और कर दो डिफरेंशिएट, ठीक कर लो, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलिए फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करते हैं स्टार्ट। बस 2 मिनट रुकिएगा, जरा पानी पी लो। ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना, 15th वाला? Yes, sir. यस सर। Yes, yes. चलिए जी, ठीक है, बस 1 मिनट रुकिए। चलिए, चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का थोड़ा बहुत मुझे लगता है आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर मैं बोलता हूँ कि किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज मेरे को निकालना है, तो वो रेट ऑफ चेंज जो हम निकालते हैं उसको ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग जो साइंस वाले बच्चे हैं, आप लोग जानते होंगे कि x जो होता है फिजिक्स में, x जो वेरिएबल है वो डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, ज्यादा सही बोल रहे हैं तो पोजीशन, इसके लिए यूज होता है। तो अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं dx/dt, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में d/dt ऑफ dx/dt कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन।
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको दे रखा होगा कि कौन सी वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पर हूँ और मैं 5 मिनट बाद सोसाइटी के गेट पर पहुंचाऊंगा, तो मेरी पोजीशन 5 मिनट में चेंज हो गई, तो किसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाता है। फॉर एग्जांपल, मुझसे ये बोला जाए कि आपको मनी आपको इतना दे रखा है, आपको 10 रुपए दे रखे हैं और ये बताया कि 10 रुपए आपके 2 महीने में डबल हो जाते हैं। किसी ने कोई स्कीम बताई कि 10 रुपए है और 10 रुपए 2 महीने में डबल हो जाते हैं। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट जो वेरिएबल है वो हो गया मनी। मनी को आप कॉस्ट मान लो या आर, आर इज फॉर रेवेन्यू मान लो। तो अगर मान लीजिए मेरे पास मनी है, मनी को मैंने मान लीजिए सी मान लिया, सी फॉर कॉस्ट, ठीक, और टाइम को मैंने मान लिया टी, तो डीसी बाई डी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मनी की वैल्यू डबल हो रही है। टाइम के रिस्पेक्ट में मनी की वैल्यू डबल हो रही है। तो इस तरीके से इसमें ना कुछ कंडीशंस दे रखी हो, उन कंडीशंस के बेसिस पर मुझे ये देखना है कि कौन सी चीज किस दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जैसे टाइम के चेंज होने से मनी का चेंज होना, मतलब मनी की अमाउंट का डबल हो जाना, तो dx बाई सॉरी dc बाई dt, अगर c है कॉस्ट और t है टाइम, तो dc बाई dt इज इक्वल टू 2, ऐसा हो गया। इसी तरीके से पोजीशन के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज होना इज नोन एज वेलोसिटी। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये बाकी बच्चों को भी उतना ही समझ में आ रहा होगा जितना साइंस वालों को। ठीक, कि अगर टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन चेंज होती है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो शायद आप लोग 9th में भी पढ़ चुके होंगे और डे टू डे लाइफ में भी आप देख ही रहे हैं कि अगर मेरी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मींस आई मस्ट हैव सम वेलोसिटी। और अगर मेरा टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, तो हम ये कहेंगे कि हम एक्सेलरेशन है हमारे अंदर। ठीक, तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। अब बहुत बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन में एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, और 6 के अलावा 4 नंबर का भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पहले 6 आया करते थे, 36 मार्क्स हुआ करते थे। तो तब तो पेपर जब आपका 100 नंबर का आया करता था, आज से 1 साल पहले। लेकिन इसी साल से पैटर्न चेंज हुआ है, तो अब पेपर आपका 100 नंबर का नहीं 80 नंबर का होता है, जो मैथ्स का पेपर है। और इसमें जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो घटा दिए गए हैं, वो 4 कर दिए गए हैं, पहले 6 आते थे। इंटरनल चॉइस होती है उसमें, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही क्वेश्चन आएगा, तो इसको छोड़कर जाने का तो कोई सोचना ही मत। थोड़ा सा समझने में शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अब और कोई भी चीज इसमें समझाने के लिए नहीं है कि किस चीज के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो उसका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है उसका। ठीक है, तो वही जरा देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 195 आप लोग देख रहे होंगे। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, पेज नंबर 195, एग्जांपल 1, एक सर्कल है। तो सर्कल में बेसिक जो यूनिट जो बेसिक डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन होती है सर्कल में, वो क्या होती है? रेडियस। इसका मतलब रेडियस होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ। तो इन्होंने बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड with respect to its radius, with respect to its radius। ठीक है, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में मुझे करना है? मुझे रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है when r is equal to 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सबसे पहले आप ये देखिएगा, उन्होंने क्या बोला? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि एरिया को आपको डिफरेंशिएट करना है ऑफ अ सर्कल पर सेकंड with respect to its radius when r is equal to 5 सेंटीमीटर। with respect to its radius ये दे रखा है। मैं कहूंगा we know that area of a circle
is given by a is equal to pi r square, एरिया हो गया, ठीक है, a is equal to pi r square। मुझे क्या निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि dA अपॉन dr पूछ रहे हैं वो, dA अपॉन dr। तो dA अपॉन dr क्या हो जाएगा, अब आप समझ जाइए कि मेरे पास r वाली जो भी टर्म दे रखी होगी वो वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, पाई की लिखिए एवरेज, आप यहाँ पर लिखें d by dr ऑफ पाई r स्क्वायर। आपको एरिया को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो इसका मतलब आप d by dr करेंगे पाई r स्क्वायर का, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लो, और d by dr ऑफ r स्क्वायर यानी कि d by dx ऑफ x स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो क्या होता है 2x, d by dr ऑफ r स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 2r, तो पाई इनटू 2r। बता दीजिए इतना सब समझ में आ गया? सर इसमें r की वैल्यू 5 रख दे तो? अभी रुक जाओ, तो ये आ गया हमारे पास पाई इनटू 2r, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब क्या है, अब इन्होंने बोला है कि व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो जो वैल्यू दे रखी होती है ना उस वैल्यू को सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे डिफरेंशिएट करने के बाद, तो अब क्या होगा, अब इसको ऐसे लिखेंगे हम कि dA बाई dr, और फिर एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, dA बाई dr व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई r कितना है 5, ये हो गया 10 पाई, 10 पाई क्या सेंटीमीटर। अब यहां तक नोट कर लीजिए, मैंने लिखा 10 पाई सेंटीमीटर, और जो एरिया है वो एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, इन्होंने बोला है चेंजिंग एट द रेट ऑफ, ये चेंज हो रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू, इन्होंने बोला है कि पर सेकंड के एक सेकंड में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड, ये निकालो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकंड क्या होगा, पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में, तो आप पर सेकंड और लगा देंगे इसमें। सर इसमें आपने लास्ट में बस मतलब r की वैल्यू ही पुट अप करी है ना, और कुछ नया तो नहीं किया ना? कुछ नहीं, बस dA by dr निकाल के r की वैल्यू डाल दी बस। हाँ, तो ये हो गया 10 पाई dA by dr। सबसे पहले तो dA by dr की बात करूंगा, तो भाई ये एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रेडियस है, रेडियस की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब dA by dr की यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर, ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर। Yes, हाँ, sir. ये हो गया सेंटीमीटर। अब पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा dA by dr is changing at the rate of 10 pi सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देख लेना कि मैंने क्या लिखा है और बुक के आंसर में क्या लिखा हुआ है। बुक में जो आंसर है, आंसर में लिखा हुआ है एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जो उन्होंने लिखा है वो ठीक है, रीजन क्या है, वो बोल रहे हैं कि एरिया जो चेंज हो रहा है, यानी कि डी ए बोल रहे हैं वो सिर्फ कि एरिया जो चेंज हो रहा है वो होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मैंने बोला कि डीए बाई डी आर, ये जो नई क्वांटिटी आ गई, इट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि डीए बाई डी आर निकालूंगा तो उसकी यूनिट तो सेंटीमीटर ही आएगी। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2 में मेंशन है the volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second, 9 cubic centimeter per second, volume of a cube। ठीक, तो जरा देखिएगा, पहले क्यूब बना लो।
ये क्यूब हो गया हमारे पास। तो इसमें इन्होंने बोला था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या गिवन है? गिवन वॉल्यूम dV by dt। अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन था तो इन्होंने बोला था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। रेट ऑफ चेंज का मतलब मैंने सीधा सीधा dA by dr निकाला था। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, इंक्रीज बोल रहे हैं, चेंज नहीं बोल रहे। चेंज का मतलब क्या होता है? वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर बोल रहे हैं इंक्रीज, यानी कि स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि वो इंक्रीज ही हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब चेंज तो हो ही रहा है पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी मेंशन करा जाएगा कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो मैं दूंगा प्लस का, और जब बोला जाएगा प्लस साइन दूंगा मैं पॉजिटिव, और जब बोला जाएगा कि वो चीज डिक्रीज हो रही है तो मैं नेगेटिव साइन दूंगा। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सर dt क्या बताता है हमें? t इसमें टाइम है ना? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उन्होंने दे रखा है ना वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर देखिए कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है किसी क्यूब का। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जनरली किसी भी मेटल को जब हम गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, बढ़ जाता है। तो वो चीज इन्होंने दे रखी है कि टाइम के साथ साथ वो चीज वॉल्यूम उसकी बढ़ती जा रही है, ये फूलता जा रहा है। समझ गए? अच्छा, यस सर। how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeters? तो आप चाहिए let the length of an edge be x सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि ds by dt निकालना है। how fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter। यानी कि जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी तब ds by dt की वैल्यू क्या होगी, ये चीज पूछी जा रही है। तो ये करने के लिए मैं क्या करूंगा इसमें, देखिएगा। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि क्यूब है तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, पता ही होगा आप लोगों को। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dv by dt, dv by dt क्या हो गया? x क्यूब क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर dx by dt। 3x स्क्वायर dx by dt, बताइए इतना समझ में आ गया? Yes. यस सर। अब यहां से मैं dv by dt की वैल्यू मुझे दे रखी है 9, मैं डाल दूंगा 9 is equal to 3x square dx by dt। 3 3 जा 9, इस x स्क्वायर को नीचे ले आओ, dx by dt की वैल्यू हो गई 3 अपॉन x स्क्वायर। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया s is equal to, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है बताएंगे? 6 साइड स्क्वायर। 6 into साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड मैंने क्या लिया है? x। इसमें सर हाँ जी, सर एक बार मतलब जो डिफरेंशिएशन आपने किया है ना उसके सेकंड स्टेप से बता दीजिए दोबारा। ये वाला ना, यस सर। ये हम दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv by dt हो गया, और x क्यूब का क्या होगा? x क्यूब का t के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, लेकिन फिर x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो dx by dt हो जाएगा। ठीक है, मैं x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो 3x स्क्वायर का सर नहीं जो आपने dv by dt की जो वैल्यू लिखी है ना वो आवाज खराब आ रही है, समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। सर जो आपने dv by dt की जो वैल्यू लिखी है नेक्स्ट लाइन में, हाँ, उसकी तो वैल्यू दे रखी है dv by dt की 9।
ठीक है सर, ठीक है। उसकी वैल्यू तो 9 दे रखी है dv by dt की, और ये हो गया 3x स्क्वायर dx by dt, 3 3 जा 9 हो गया, तो dx by dt कितना आ गया 3 by x स्क्वायर। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब dx by dt क्या है कि टाइम के साथ उसकी साइड में कितना इंक्रीज हो रहा है, साइड में कितना चेंज हो रहा है x, क्योंकि मैंने क्या लिया है, लेंथ लिया है उसकी h का, यानी कि उसकी साइड ही लेंथ जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो s हो गया ds by dt, और ये हो जाएगा 6 तो कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का क्या हो जाएगा dx by dt। ठीक है, अब वैल्यू डालिए, ds by dt इज इक्वल टू 6 टू द 12x, और dx by dt की वैल्यू है 3 अपॉन x स्क्वायर, तो एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 36 अपॉन x, तो ds by dt एट x equals to 10. 10 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू डाल दीजिए, फाइनली सॉल्व करने के बाद वैल्यू डालते हैं, तो 36 अपॉन 10 ये आ गया 3.6, 3.6 क्या, ds क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन t क्या है टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes sir. ठीक है जी, बस Yes. तो Yes, sir. इतना करिए, होमवर्क इसमें मैं आज कुछ नहीं दे रहा हूँ, आप लोग पुराना अपना रिवाइज करिए और तैयार रहिए कि नेक्स्ट वीक मैं आपको बता दूंगा 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही, आपका वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को मैं आपको एक टेस्ट पेपर बनाकर भेजूंगा। टेस्ट पेपर की ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की, ठीक है, और टेस्ट पेपर में आपका एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, और एक होगा आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पूरा रिवाइज करिए, कल संडे है, आपके लिए काम बस यही है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखना। वेडनेसडे या मैक्सिमम थर्सडे को मैं आपको टेस्ट पेपर बनाकर भेजूंगा, आप लोग सॉल्व करके फोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है। सर कितने मार्क्स का होगा? 40 नंबर का तो रखूंगा, कम से कम 2 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर एनसीईआरटी से ही होगा ना पूरा? बिल्कुल एनसीईआरटी में से मैं कहीं इधर उधर से टेस्ट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ठीक है। पहले एक एक बार जो टेस्ट हमारे हो रहे हैं वो सब एनसीईआरटी में से, उसके बाद लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके जी, हैव अ नाइस वीकेंड ऑल ऑफ यू।